बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हम टेंसर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। इसके एमसीक्यूज ये एपीएससी और पीपीएससी में जो है इसके भी एमसीक्यूज आते हैं। तो इस तरह ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो क्या है, द जनरलाइजेशन ऑफ द वेक्टर एनालिसिस। जो वेक्टर एनालिसिस की जनरलाइजेशन है इज नोन एज, उसे क्या कहेंगे, उसे वेक्टर स्पेस कहेंगे, रियल एनालिसिस कहेंगे, टेंसर एनालिसिस कहेंगे या नन ऑफ दीज। तो इन तीनों में से कौन सी है? तो ये स्टूडेंट्स टेंसर एनालिसिस होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड इन ए गिवन एक्सप्रेशन सो दैट द समेशन कन्वेक्शन अप्लाइज इज कॉल्ड। अच्छा, अब ये देखें, ये जो टेंसर है बेसिकली ये इसके अंदर जो है इंडिसेस यूज होते हैं, इंडेक्स की जमा इंडिसेस। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन को सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं और सिग्मा को भी बाद में जो है वो क्या कर देते हैं, उसको नहीं लिखते, सिर्फ जो है वो आई जे के की फॉर्म में जब लिखते हैं तो हमारे पास वो टेंसर रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज दी टेंसर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक तो स्टूडेंट्स ये इसमें बात याद रखनी है कि हम ये जो एमसीक्यूज हैं ये कार्टेशियन टेंसर से जो है वो रिलेटेड है। और कार्टेशियन टेंसर वो होता है जिसमें जो हम एक्सप्रेस करते हैं कंपोनेंट्स को रेफर टू ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी कि इसमें हमारे पास जो तीन कंपोनेंट्स हैं उनको हम जो है वो लेके चलते हैं, जैसे एक वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए इसको कार्टेशियन टेंसर बोलते हैं। और जब जनरल टेंसर की बात करेंगे तो यही हमारे पास कंपोनेंट्स n कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक बात तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा ये है कि बेसिकली इसके अंदर टेंसर के अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन है, उसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं। मसलन आप लोगों के पास हो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, तो इसको आप क्या लिखोगे, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 3 ai xi लिख लोगे। या आप ये भी लिख सकते हो सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to 3 aj xj। अब आप सिग्मा को भी जो है वो ना लिखें तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, aj xj लिखा जा सकता है। तो इस तरह जो है वो बेसिकली जो कार्टेशियन टेंसर या टेंसर है वो बेसिकली क्या करता है, वो इंडिसेस को जो है वो यूज करता है। तो एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड, अब इंडेक्स रिपीटेड भी हो सकता है और रिपीटेड नहीं भी हो सकता। तो इससे रिलेटेड ये एमसीक्यू है कि एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड इन ए गिवन एक्सप्रेशन सो दैट द समेशन कन्वेक्शन अप्लाइज इज कॉल्ड ए। उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या डमी इंडेक्स कहेंगे? ये स्टूडेंट्स 3m नहीं है, 2m है। और क्या हम फ्री इंडेक्स कहेंगे या बोथ ए एंड बी कहेंगे, नन ऑफ दीज। तो इसमें स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि इसको हम जो है वो डमी इंडेक्स कहेंगे। इसके बाद है एन इंडेक्स अकरिंग ओनली वंस इन ए गिवन एक्सप्रेशन। अगर गिवन एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो इंडेक्स सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, क्या ये डमी इंडेक्स है या जो है ये फ्री इंडेक्स है या बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, फ्री इंडेक्स कहलाता है। कौन सा इंडेक्स कहलाता है, फ्री इंडेक्स कहलाता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है इन द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ये देखें, इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें, ये क्या है, ए के बी जे के। तो ये इंडिसेस हैं, के और जे के क्या हैं, यहाँ पे इंडिसेस हैं। इसमें ये देखें जे रिपीट नहीं हो रहा लेकिन के जो है वो रिपीट हो रहा है। तो के जो रिपीट हो रहा है उसको फिर हम क्या कहेंगे, डमी इंडेक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास डमी इंडेक्स है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। लेकिन अगर हम इसमें जे की बात करें तो जे क्या है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास फ्री इंडेक्स है और इसको जो है वो हम क्या करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि डमी इंडेक्स का मतलब ये है कि ये के रिलेटेड इसके ऊपर समेशन है, के से रिलेटेड इसके ऊपर क्या है, सिग्मा है या समेशन है। यहाँ पे सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 3 होगा, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है वो उसकी बात कर रहे हैं
ठीक है। अगर हम इसी को जनरल की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 की बजाय n आ जाएगा, जनरलाइज हो जाएगा। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन इसकी बी आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एन एक्सप्रेशन हैज 2 डमी इंडिसेस, अगर जो है वो उसके कितने डमी इंडिसेस हों, 2 डमी इंडिसेस हों, तो देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस इन द सम, तो सम के अंदर जो टोटल तादाद बनेगी वो कितनी बनेगी, क्या वो तादाद जो है वो 3 बनेगी या 3 का स्क्वायर बनेगी या 3 रेज़ टू पावर 3 बनेगी, नॉन ऑफ दिस। तो वो स्टूडेंट्स 3 रेज़ टू पावर स्क्वायर है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास ये 3 रेज़ टू पावर 2 इसलिए लिखा कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन टेंसर की बात कर रहे हैं, और कार्टेशियन टेंसर में कंपोनेंट्स 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल की बात करेंगे तो 3 की जगह पे n आ जाएगा। तो वो कहता है इफ एन एक्सप्रेशन हैज 2 डमी इंडिसेस, अगर उसके अंदर डमी इंडिसेस 2 है तो उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी वो 3 रेज़ टू पावर 2 बनेगी। जितने डमी इंडिसेस होंगे उतनी 3 की पावर आ जाएगी, और यहाँ पे 3 की पावर जो है वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन एक्सप्रेशन हैज 3 डमी इंडिसेस, यानी कि अब 2 के बजाय जो है वो कितने हो गए हैं, 3, तो डेफिनेटली उसी के मुताबिक देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सम इज, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी हो जाएंगी, फिर वो 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाएंगी, और 3 रेज़ टू पावर 3 जो है वो कितना आएगा, 27 आएगा। तो इस तरह जो है वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को हम समेशन कन्वेक्शन के अंदर लिखना चाहते हैं, सिग्मा के अंदर लिखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे ये देखें इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, तो डेफिनेटली बी और सी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि इनमें ये सेम है वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा है, जैसे ये 2 1 1 2, तो ये डिफरेंट इंडिसेस आ रहे हैं, ये भी जो है वो सेम होने की वजह से ये भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये जो ए ऑप्शन है दैट इज करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, ए ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अब यहाँ पे ये देखें, ये स्टूडेंट्स हमारे पास वाई आई इज इक्वल टू ए आई जे एक्स जे दिया गया है, और ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई है। इसको वो कहता है कि एक्स वेरिएबल के अंदर लिखें, यानी कि यहाँ से क्या करें, ये जो y दोनों हैं, वाई आई और वाई जे दोनों को खत्म करके इसकी जगह पे जो है वो क्या आ जाए, x आ जाए, वो हमने कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन है कि हम क्या करना चाहते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो है वो ये इस वाई आई की जगह पे हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो वाई आई की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये ए आई जे एक्स जे आएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये हम एक्स जे जो है, ठीक है, ये ए आई जे है, आई जे जो है वो पहले भी यूज हुआ है, तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ए आई आर का लेते हैं और इधर एक्स आर का लेते हैं। इसी तरह इसके लिए जो है वो हम क्या कर लेते हैं, ए जे एस का लेते हैं और एक्स एस का लेते हैं। तो इस तरह इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब यहाँ से ये एक सिंबल है, बल्कि 2 सिंबल हैं आगे जो है ना, ये क्रोनिकल डेल्टा है और उसके बाद अल्टरनेटिंग सिंबल आएगा। ये दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट में हमारे पास आएगा क्रिस्टोफल सिंबल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर जो है वो एक MCQ जो है वो बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें स्टूडेंट्स, विच सिंबल रिप्रेजेंट्स द क्रोनिकल डेल्टा। तो इसकी आपको पहचान होनी चाहिए कि क्रोनिकल डेल्टा जो है वो कौन सा सिंबल है। डेल्टा आई जे है, एप्सिलॉन आई जे है, एप्सिलॉन आई जे के है, या इसमें से कोई भी नहीं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ये ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन। और ये होता किसके इक्वल है, डेल्टा आई जे जो है वो ये भी याद रखना है कि ये 1 के इक्वल होता है जब आई किसके इक्वल आ जाए, आई इज इक्वल टू जे आ जाए, और ये 0 के इक्वल होता है कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि आई जो है वो जे के इक्वल जो है वो ना आए, तो इसको जो है वो क्या कहेंगे, ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सिंबल रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग सिंबल। अब अल्टरनेटिंग सिंबल जो है वो कौन सा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा आई जे, एप्सिलॉन आई जे के, नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट सी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट है, एप्सिलॉन आई जे के।
ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सिंबल कहलाता है। अब इसको अगर आप ये देखो तो अल्टरनेटिंग सिंबल में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें 3 वैल्यूज आती हैं, एक होती है 1 और एक होती है -1 और एक होती है 0। अब हमने ये देखना है 1 कब आती है, -1 कब आती है, 0 कब आती है। 0 उस वक्त आती है स्टूडेंट्स के जब इसमें रेपिटिशन आ रही हो। इसमें क्या आ रही हो, रेपिटिशन आ रही हो। आई जे के है तो आई जे के इक्वल आ जाए या जे के इक्वल आ जाए, या के जो है वो आई के इक्वल आ जाए, तो इसको जो है वो रेपिटिशन कहेंगे और इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और दूसरी जो बात है कि 1 कब आएगा, 1 स्टूडेंट्स उस वक्त आएगा जब ये आई जे के सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, आई जे के क्या है, आई जे के सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का जो है वो क्या मतलब है, ठीक है, ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। अच्छा, उसमें ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके मतलब बता देता हूँ। ये एक दायरा हम लगाते हैं और यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू है, ये आई, ये आप कह लें जे, और ये वैल्यू जो है वो क्या है, के है। अगर तो इसकी ये वाली जो है वो तरतीब मेंटेन रहे, आई जे के वाली, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लिक। अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये सिमेट्रिक फॉर्म है। इसके लिए आंसर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा, ये अगर तरतीब रहती है। लेकिन तरतीब अगर इसके अपोजिट हो जाती है, यानी कि ये जो है ना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज थी, अगर तरतीब क्लॉकवाइज हो जाती है तो फिर इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक, और इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, -1 के। और 0 की पहले बात हो चुकी कि दो जब इंडिसेस आपस में इक्वल आ जाएं तो इसका आंसर जो है वो क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि वो ये कह रहा है कि डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे इज, ये किसके इक्वल होगा। अब इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, इसमें आप ये देखें डेल्टा आई जे को इसको ओपन कर लें। अब यहाँ से जो है वो आपके पास जो है कितनी टर्म्स आएंगी, 9 टर्म्स आएंगी। आप जब आई जे को जो है ना, आई भी डबल है और जे भी डबल है, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर समेशन है, दोनों के ऊपर समेशन है, तो इसमें टोटल 9 टर्म्स बनेगी। अब ये अभी हमने ये जो है वो डिफाइन किया कि डेल्टा आई जे जो है वो किसके इक्वल है, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 है जब आई इज इक्वल टू जे, आई जो है वो जब किसके इक्वल हो, जे के इक्वल हो, और 0 है जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो इसमें ये देखें आई इज नॉट इक्वल टू जे जो है वो 3 के लिए आई इज इक्वल टू जे होता है, बाकी 6 के लिए आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो इसका मतलब बाकी 6 टर्म्स 0 हो जाएंगी और 3 टर्म्स में 1 1 आ जाएगा, और वो कब आएगा, जब आई और जे आपस में इक्वल होंगे। तो उस सूरत में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स आई और वाई आई हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन जो करेक्ट होगी वो एक्स आई वाई आई होगी, और ये हमारे पास सॉरी एक्स वाई तो है ही नहीं, एक्स ही है, दूसरा भी एक्स ही है, तो एक्स आई आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में ये स्टूडेंट्स हम काट देंगे शो दैट, बल्कि यहाँ से जो है वो स्टार्ट होगा कि इफ़ x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इस डेरिवेटिव की हमने बात करनी है, ये पार्शियल डेरिवेटिव। ये आम भी अगर आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हैं तो ये देखें, इसका आंसर जो है वो हमें लिख सकते हैं। इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल है, इसका आंसर डेल्टा आई जे के इक्वल है। इसका आंसर किसके इक्वल है, डेल्टा आई जे के इक्वल है। उसकी वजह ये है कि डेल्टा आई जे की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली कि वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल जब आई इज इक्वल टू जे होगा, जब आई क्या होगा, जे के इक्वल होगा, और ये 0 के इक्वल होगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो अब आप ये यहाँ पे भी देख लें कि अगर दोनों सेम हो जाएं तो आंसर 1 आता है, और डिफरेंट हो जाएं तो पार्शियल डेरिवेटिव में वो कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करता है और उसका आंसर 0 हो जाता है। तो लिहाजा इस डेरिवेटिव का जो मतलब है वो क्या है, कोरोनिकल डेल्टा ही है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि ये स्टूडेंट्स रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, डेल्टा आई जे ए जे, डेल्टा आई जे ए जे, ये हमने जो है वो प्रूव करना है ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसमें भी अगर आप स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करें
ओपन करें तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो AI बचेगा, यानी कि A1 A2 A3 जो है ना वो बचेगा। तो वो हमारे पास जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, AI लिख सकते हैं। आप इसे ओपन करके चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सिंबल रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर। इनमें से कौन सा सिंबल जो है वो सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर कहलाता है। तो ये याद रखना है, क्रोनिकल डेल्टा जो है इसको सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास है दो, ये जो क्रोनिकल डेल्टा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो सेम है ये खत्म हो जाएंगे पैरेंथेसिस और सिर्फ आई और जे आ जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, डेल्टा आई जे के इक्वल आएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इसका आंसर ये वाला आएगा और ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 है, डेल्टा आई आई किसके इक्वल होगा। डेल्टा आई आई जो है वो किसके इक्वल होगा। तो डेफिनेटली जो है वो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल है, ये अगर हम जो है वो इसमें वैल्यूज पुट करें, आई इज इक्वल टू 1 2 3, तो उस सूरत में ये देखें हम 3 तक इसलिए जा रहे हैं कि मैंने पहले बात की कि ये जो MCQs हैं ये कार्टेशियन टेंसर से रिलेटेड हैं। शुरू के MCQs जहाँ से जनरल बात हो जाएगी वो मैं बात करूंगा। तो इसको जनरलाइज करना हो तो जहाँ पे 3 तक आप जाते हैं वहाँ पे जनरल n तक जो है वो जाएंगे। पर डेल्टा आई आई जो है वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है, ठीक है। डेल्टा आई आई किसके इक्वल होगा, 3 के, क्योंकि आई की वेरिएशन आई इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 1 1 आ जाएगा, फिर आई को 2 लिखेंगे तो 2 2 आ जाएगा, फिर आई को 3 लिखेंगे तो 3 वो फिर यानी कि 1 ही आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1, ठीक है। मैंने क्या कहा है, ये जो डेल्टा आई आई है ये बेसिकली जो है वो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा 1 1, फिर डेल्टा 2 2, फिर डेल्टा 3 3, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा डेल्टा, और ये सब जो है ना ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 + 1 + 1 ये 3 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डी ऑप्शन जो है वो इसमें क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब 19 सेम है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 20 में ये है कि डेल्टा आई जे और डेल्टा जे के ए आई के, इसका हमने आंसर बताना है कि ये जो है वो किसके इक्वल आएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम पिछले 2 रिजल्ट्स जो हैं उनको यूज करें तो सबसे पहले तो इसके ऊपर रिजल्ट लगा लें, ये आई के आ जाएगा क्योंकि जे कॉमन वाला हमने नहीं लिखना, तो आई के आ जाएगा, फिर के आगे जो है वो इसमें कॉमन है तो आई आई आ जाएगा, तो इसका आंसर ए आई आई आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ए आई आई। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर हमारे पास ये 20 है, एप्सिलॉन 1 2 3। अब एप्सिलॉन जो है यहाँ पे ये बेसिकली अल्टरनेटिंग सिंबल के हवाले से है और इसमें मैंने थोड़ी सी पहले बात करके आ चुका हूँ कि मसलन फर्ज करें ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये 1 है, ये 2 है और ये है 3, 1 2 3, 1 2 3 हो, 2 3 1 हो या 3 1 2 हो तो उसका आंसर जो है वो 1 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ये 1 आएगा। और अगर इसके तरतीब अपोजिट हो जाए यानी कि 3 2 1 2 1 3 तो ये -1 आएगा, और 2 एक जैसे आ जाए तो आंसर 0 आएगा, ये याद रखना है। तो अब इसका आंसर 1 हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये 2 1 3 है तो इसका ऑप्शन जो इसमें ये अब क्लॉकवाइज आ गया है तो इसका आंसर जो है वो -1 होगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 23 है कि इसमें ये 2 वैल्यू सेम हो गई हैं 2 2, तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा, ये भी हम जो है वो बात कर चुके हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें दो जो है वो सिंबल्स वो आ गए इकट्ठे, एप्सिलॉन आई जे के और एप्सिलॉन एल एम के। तो सबसे पहले तो ये इसमें जो ऑप्शंस हैं इसमें ये देखें, ये जो डेल्टा की फॉर्म में इसको लिखा गया और डेल्टा की फॉर्म का ये फार्मूला अब इसका प्रूफ है, आप लोगों ने बहरहाल इसको याद रखना है कि ये इसके इक्वल होता है। याद रखने का तरीका ये है कि ये देखें ये आई है, इसके साथ क्या आएगा, एल आएगा, और फिर जे के साथ जो है वो क्या आएगा, एम आएगा, ये आ गया।
फिर माइनस डेल्टा आई के साथ जो है वो एम आएगा, यानी कि आप चेंज करके लिखना है, और जे के साथ एल आ जाएगा। ठीक है, और दोनों में ये जो के हैं, क्योंकि ये कॉमन थे, तो के का जो है वो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो इस तरह खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अगर आप ये देखो तो ये अब फार्मूला आ गया इसका। ठीक है, अब डेल्टा की फॉर्म में रह के आगे जो है वो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो आसान हो जाता है। पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 25 है, 25 में क्या है कि ये डेल्टा है और ये एप्सिलॉन आई जे के है। ठीक है, तो इसको ये सफिशिएंट ऑपरेटर भी कहलाता है। तो इसकी वैल्यू हमने ये देखनी है किसके इक्वल है, 0 1 -1, ये किसके इक्वल है। तो डेफिनेटली इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब सिंप्लीफाई करके मैं बता भी देता हूँ आपको कि ये जब आप डेल्टा जे के करेंगे तो इसमें ये देखें, ये हमारे पास जो जे के है, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा जे के, और इधर भी जो है वो हमारे पास क्या है, ये जे के है। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे भी जो है ना वो क्या आ जाएगा, आई ही आ जाएगा। यानी कि इसमें ये थोड़ा सा दोबारा इसको देख लें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एप्सिलॉन आई जे के है और डेल्टा जे के है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एप्सिलॉन आई जे आ जाएगा। यहाँ पे भी जो है ना वो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, और जे सेम होने की वजह से इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर हमारे पास ये 26 है कि दोनों ही जो है वो एप्सिलॉन आई जे के हैं और एप्सिलॉन आई जे के है। इसको आप जो है वो स्टूडेंट्स ओपन करेंगे। ठीक है, इसको क्या करोगे, ओपन करो, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। या दूसरा, अभी हम जो है वो एक फार्मूला पढ़ चुके, आपने क्या करना है, उस फार्मूले को के मुताबिक जो है वो इसको डेल्टा की फॉर्म में ले जाना है। किस फॉर्म में ले जाओगे, डेल्टा की फॉर्म में ले जाओगे। अब किस तरह, सबसे पहले तो आपने जो है वो, अगर मैं उस फार्मूले की तरफ जाऊं तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो फार्मूला है आई जे के और एल एम के है। लेकिन हमें जो रिक्वायर था उसके अंदर ये एल एम के की भी जगह पे क्या है, आई जे के है। तो यहाँ पे जो है वो इसका मतलब ये एल और एम है, उसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, आई जे ही आ जाएगा उसकी जगह पे भी, यानी कि सेल की जगह पे आई आ जाएगा और इधर जो है वो जे आ जाएगा। तो इसको जब आप वैल्यूज को देखेंगे तो ये डेफिनेटली इनको जो है जब आप पुट करोगे वैल्यूज, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा आई डेल्टा जे माइनस डेल्टा जे आई। अब इसके अंदर आप जो है ना वो डेल्टा जे आई को भी जो है वो डेल्टा आई लिखा जा सकता है। अब पहले में देखें तो डेल्टा आई और डेल्टा जे इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 3 होगी, 3 9, और माइनस डेल्टा आई जो है ये 3 होगा, 9 में से 3 को माइनस करें तो ये किसके इक्वल आता है, 6 के इक्वल आता है। तो इस तरह इसकी ऑप्शन जो है वो जो करेक्ट बनेगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो है वो 6 होगी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्म है एप्सिलॉन आई जे के और एप्सिलॉन एल जे के, और इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट आता है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई एल। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर ये है कि 28 के अंदर स्केलर्स आर द टेंसर्स ऑफ ऑर्डर। स्केलर जो है वो किस ऑर्डर के टेंसर होते हैं, वो 0 ऑर्डर का जो है वो टेंसर होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यानी कि उसका ऑर्डर 0 होता है, टर्म 0 नहीं होती, ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि उसमें ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। वेक्टर्स आर द टेंसर्स ऑफ ऑर्डर। जो वेक्टर्स होते हैं इसमें इनका ऑर्डर 1 होता है, वेक्टर्स का ऑर्डर क्या होता है, 1। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 30 है, द कंपोनेंट्स ऑफ 0th ऑर्डर टेंसर इज। 0th ऑर्डर जो है वो टेंसर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे। 0th ऑर्डर टेंसर बेसिकली जो है वो स्केलर होता है और स्केलर का जो कंपोनेंट होता है वो एक ही होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स दुरुस्त होगी, बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगी। फिर यह है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर को हम वेक्टर कह चुके हैं और वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
फिर ये है दी कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर। सेकंड ऑर्डर टेंसर जो है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3⁻² होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 3⁻²। ये कार्टेशियन के फॉर्म में है। अगर जनरल फॉर्म में यही बात की जाए तो n⁻², यानी कि जनरलाइज हम कर लेंगे। ठीक है, तो 3⁻², 3⁻² 9 होता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर ये है कि वो ये कहता है कि इफ अगर आपके पास ए आई और बी जे आर टू फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स, कौन से टेंसर्स हैं? फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है, जब जस्ट प्रोडक्ट लिखा होता है तो इसका मतलब वो आउटर प्रोडक्ट की बात हो रही है। इसका प्रोडक्ट के अंदर जो है वो किस ऑर्डर का टेंसर जनरेट होगा? क्या वो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होगा, या सेकंड ऑर्डर टेंसर होगा, या 0th ऑर्डर टेंसर होगा, या इसमें से कोई भी नहीं है? तो ये स्टूडेंट से ये याद रखना है कि इनके ऑर्डर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हैं तो ये 1 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त होगी? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। फिर ये 34 है, दी कोरोनिकल डेल्टा आई जे इज। जो कोरोनिकल डेल्टा है वो क्या है? क्या वो जो है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है, सेकंड ऑर्डर टेंसर है, 0th ऑर्डर टेंसर है, या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई भी नहीं है। तो कोरोनिकल डेल्टा स्टूडेंट्स ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है। कौन सा टेंसर है? सेकंड ऑर्डर टेंसर है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर हमारे पास ये जो है वो 3 दिए गए हैं, ए आई बी जे सी के, ये फर्स्ट ऑर्डर हैं। इनका प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो थर्ड ऑर्डर जो है वो टेंसर आएगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यानी कि कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर 36 है। 36 में ये अल्टरनेटिंग सिंबल्स के हवाले से बात है कि अल्टरनेटिंग सिंबल का टेंसर ऑफ रैंक, इसका जो है वो स्टूडेंट्स रैंक कितना होता है? 0 होता है, 1 होता है, 3 होता है, या इसमें से कोई भी नहीं ऑप्शन? तो ये सी ऑप्शन है इसमें करेक्ट है कि अल्टरनेटिंग सिंबल जो है दैट इज ए टेंसर ऑफ रैंक 3। ठीक है, इसका जो रैंक है दैट इज 3। अब अगर हमारे पास ये दो टेंसर्स हैं, इस पहले का जो ऑर्डर रैंक है दैट इज 3, दूसरे का जो रैंक है दैट इज 2, तो इसके प्रोडक्ट का रैंक डेफिनेटली मैंने कहा कि इनके ये आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल। तो इसके टेंसर का रैंक जो है वो 5 होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन आ गया है कि इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट के लिए ये होता है कि 2 माइनस भी करते हैं, यानी कि 3 + 2 - 2 आ जाएगा, और वो 3 के इक्वल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 के इक्वल, तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 39 है स्टूडेंट्स, इफ क्या कि ए आई जे के इज ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 3, देन इट्स कंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्डर इज। अब किसी भी टेंसर को जो है वो कंट्रैक्ट करना हो तो हम उसके ऑर्डर को 2 माइनस कर देते हैं, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो इसका ऑर्डर कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से लेस ऑर्डर जो है उसकी कंट्रैक्शन फिर पॉसिबल नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है? ए आई जे के इज ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। अगर इसका ऑर्डर 1 है तो कंट्रैक्शन किस ऑर्डर की होगी? तो इसकी कंट्रैक्शन स्टूडेंट्स पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 41 है कि 41 में क्या है कि द इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ए टेंसर ऑफ रैंक। अब वेक्टर्स 2 हैं, तो 2 वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, रैंक 1 होता है, तो उनका प्रोडक्ट करें तो वो क्या आ जाएगा? 1 + 1 आ जाएगा, तो वो 2 ही हो जाएगा। और इनर प्रोडक्ट है तो 2 में से 2 माइनस करें तो 0, तो इसका मतलब जो टेंसर हमें हासिल होगा वो स्केलर होगा, या उसका ऑर्डर जो है वो 0 होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 42 है। 42 के अंदर क्या है कि इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर रिमेन सेम in all rectangular Cartesian coordinate systems under the orthogonal rotation of axis then the tensor is। यानी कि अगर वो टेंसर जो है उसके कंपोनेंट सेम रहें, ठीक है, तो उस टेंसर को क्या कहेंगे? क्या वो टेंसर जो है वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आइसोट्रोपिक है, या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये हमने जो है वो इसमें देखना है। तो स्टूडेंट्स ये आइसोट्रोपिक की बेसिकली जो है वो डेफिनेशन है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर कोरोनिकल डेल्टा इज ए टेंसर। कोरोनिकल डेल्टा जो है ये कैसा टेंसर है?
इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या ये आइसोट्रोपिक है, या दोनों हैं, ए और सी, सिमेट्रिक भी है और आइसोट्रोपिक भी है। तो ये बात दुरुस्त है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी कि ये सिमेट्रिक भी है और आइसोट्रोपिक भी है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 44 है, द अल्टरनेटिंग सिंबल इज ए टेंसर ऑफ। ये जो अल्टरनेटिंग सिंबल है ये टेंसर है, ठीक है। ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आइसोट्रोपिक है, या स्क्यू सिमेट्रिक एंड आइसोट्रोपिक। तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है और आइसोट्रोपिक भी है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 45 है स्टूडेंट्स। अब 45 में ये एक रिलेशन डिफाइन है, ds डिस्टेंस या मीट्रिक से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये मीट्रिक टेंसर को डिफाइन किया गया है, gij। इसमें हमने ये बताना भी है कि ये जो gij टेंसर है, ये टेंसर कौन सा है, क्या ये मीट्रिक टेंसर है, क्या ये मीट्रिक टेंसर है, सिमेट्रिक टेंसर है, कोवेरिएंट टेंसर है, या ऑल ऑफ दीज है। तो ये स्टूडेंट्स मीट्रिक टेंसर है। क्या है ये, ये सिमेट्रिक भी है और कोवेरिएंट भी है, यानी कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी है, ये मीट्रिक भी है, ये कोवेरिएंट भी है, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसमें जो डी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट वन। अच्छा, अब इसमें इसका रैंक किसके इक्वल होगा? डेफिनेटली इसमें ये दो मौजूद हैं, तो इसका रैंक जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन होगी 2, क्योंकि जितने जो है वो इंडिसेस होते हैं उतना ही जो है वो उसका क्या होता है, रैंक होता है। तो यहाँ पे इसका रैंक जो है वो क्या होगा, 2 होगा। फिर 47 है, मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये स्टूडेंट्स पीपीएससी में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, पीपीएससी के 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन मौजूद भी है, एक मीट्रिक से रिलेटेड के उसमें सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, तो मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो मीट्रिक टेंसर वो कौन सा होगा? क्या वो ये पहले वाला है जिसमें डायगोनल पे 1 r² और 1 है, या बी है जिसमें डायगोनल पे 1 r² sin स्क्वायर थीटा है, या सी है जिसमें इसमें दरमियान में 1/r² है, या डी है? तो इन चारों में से हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो बतानी है। तो वो स्टूडेंट्स ए ऑप्शन करेक्ट है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो होता है 1 0 0 0 r² 0 0 0 1। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर हमारे पास 48 है कि मीट्रिक टेंसर इन कॉन्जुगेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कॉन्जुगेट में जो है वो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर हो जाएगी, यानी कि इसमें ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1/r² आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 49 है, मीट्रिक टेंसर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो मीट्रिक टेंसर जो है वो क्या होगा? तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर स्टूडेंट्स मीट्रिक टेंसर की ये वैल्यू होती है 1 0 0 0 r² 0 0 0 r² sin स्क्वायर थीटा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर 50 है, मीट्रिक टेंसर इन कॉन्जुगेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। कॉन्जुगेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, पोलर कोऑर्डिनेट्स की। तो इसमें स्टूडेंट्स ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसमें वैल्यूज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, 1 ओवर हो जाती हैं। तो इसमें ये जो हमारे पास r² है ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी 1/r² के इक्वल होगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और सिंबल है जिसको क्रिस्टोफल सिंबल कहते हैं, और ये जो क्रिस्टोफल सिंबल है इसकी दो काइंड्स होती हैं, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए कि ये सिंबल है जिसमें आई जे कॉमा के लिखते हैं। 3 हमारे पास सिंबल होते हैं जिसमें 2 इकट्ठे होते हैं और कॉमा तीसरा जो है वो अलग होता है, इसको कहते हैं क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये फर्स्ट काइंड का क्रिस्टोफल सिंबल है, तो ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर द क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड, सेकंड काइंड को जो है वो किससे स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं? ये जो सिंबल है ये सेकंड काइंड का है,
जिसमें हम जो है वो एक वैल्यू ये ऊपर लिखते हैं, नीचे ये ij 2 वैल्यूज हैं वो नीचे लिखी जाती हैं। दैट इज द क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। ये सेकंड काइंड का जो है क्रिस्टोफल सिंबल है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास है कि अगर हम इसका जो है वो डेरिवेटिव लें, log स्क्वायर रूट जी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, तो वो किसके इक्वल आता है? क्या वो इसके इक्वल आता है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड या क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, या जो है ये अल्टरनेटिंग सिंबल के इक्वल आता है? इन तीनों में से किसके इक्वल आता है? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यानी कि ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के इक्वल होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दी टेंसर एनालिसिस। तो इसको आप लोग जो है वो तैयार करें, इंशाल्लाह जो है वो एमसीक्यू अगर कोई बनता है तो वो इन्हीं एमसीक्यूज में से होगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।